नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत। बच्चों, अध्याय संख्या 7 हम शुरू कर चुके थे, जहां हमने पहले भाग में ये समझ बनाने की कोशिश की कि कला को लेकर के इस चैप्टर में हमें कला की जो विभिन्न शैलियां हैं, जैसे चाहे वो चित्रकला हो, नृत्य कला हो, संगीत हो, नाट्य कला हो, इन सबको लेकर के हमने जो सारे डाउट्स थे उन्हें क्लियर कर लिया था हमारे भाग संख्या 1 में। इन शैलियों को लेकर के हमने जो स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया, उसमें हमने ये समझ बना ली थी कि इस चैप्टर की जो अप्रोच है वो ये कह रही है कि यहाँ से हमें निबंधात्मक प्रश्न या फिर लघुत्रात्मक श्रेणी का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो काफी सारे प्रश्नों की जो चर्चाएं थी वो हमने हमारे पहले भाग में कर ली थी। कला नामक हमारे अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं और ये समझ बनाते हैं कि जो भारतीय कलाओं में जो शैलियां हैं उनमें एक शैली है स्थापत्य कला। अब वो स्थापत्य कला क्या है, कौन कौन से नमूने हमें देखने को मिलेंगे और ये हमारी विरासत के रूप में, हमारी धरोहर के रूप में कैसे स्टेबल करती है, इन सभी प्रश्नों के जवाब हमें हमारे इस भाग संख्या 2 में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारतीय स्थापत्य कला और विरासत के साथ में। बच्चों, आपको याद होगा जितनी भी शैलियां हमने अब तक देखी हैं उनमें हमने अध्ययन की दृष्टि से सबको क्या किया है, 3 पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ना शुरू किया था। जैसे हम ये देख रहे थे कि हम प्राचीन काल में चल रहे हैं, भाई प्राचीन भारत के संदर्भ में कैसी स्थिति रही हुई चित्रकला की। फिर हमने क्या किया था, उसको मध्यकालीन भारत से अटैच किया था, फिर हमने उसको आधुनिक काल से अटैच कर लिया था, यानी औपनिवेशिक काल को देखते हुए आधुनिक भारत में हम प्रवेश कर रहे थे। तो कुछ ऐसा ही हम स्थापत्य कला के साथ भी करेंगे। स्थापत्य कला को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, वही 3 पोर्शंस में समझना होगा। निबंधात्मक क्वेश्चंस या फिर यहाँ से लघुत्रात्मक प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको सीरियसली लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर भारतीय स्थापत्य कला और विरासत की हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारी संस्कृति है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों है? क्योंकि संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो इसको जानने की, इसको समझने के जो सोर्सेज है वो कहाँ से निकल करके आएंगे भाई? इसी कला और स्थापत्य शैलियों से निकल करके हमें दिखाई देंगे। स्थापत्य की विशेषताएं भारत के लंबे इतिहास के मध्य ही विकसित हुई। भारतीय स्थापत्य कला के सबसे प्राचीन और विशिष्ट साक्ष्य आज से लगभग 5000 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों उस समय सिंधु सरस्वती जो सभ्यता की हम बात करते हैं तो उसी समय हमें नगरों में वो अवशेष मिले थे स्थापत्य कला के। क्यों मिले थे? क्योंकि आपको याद होगा जब इतिहास नामक चैप्टर हमने देखा था तो वहां पे हमने ये समझ बनाई थी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की हम बात कर रहे हैं तो नगर नियोजन हमें देखने को मिल रहा था, और वो किसका उदाहरण है? वो हमारी स्थापत्य कला और विरासत का उदाहरण है। हो गया क्लियर? चलिए देखिए, विभिन्न कालों में स्थापत्य कला ने स्थानीय और प्रादेशिक सांस्कृतिक परंपराओं, उपलब्ध सामग्री, सामाजिक आवश्यकताओं को आर्थिक समृद्धि की ओर मूव कराया था। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे काल बीतता गया, डेवलप होता गया, तो हम ये देखते हैं कि कुछ नए या जो चेंजेस थे, जो परिवर्तन थे, वो स्थापत्य कला में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि वास्तुशास्त्र का अध्ययन हमें सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ज्ञान कराता है, बिल्कुल कराता है। संस्कृति में जो भी विभिन्नताएं हमारे सामने पैदा हो रही थी, जो भी आ रही थी, उनका अगर हमें अध्ययन करना है तो वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? वास्तुशास्त्र से। और ये जो समृद्ध परंपराएं हैं इनका अध्ययन करके हम कैसा महसूस करेंगे कि अरे वाह, हमारा देश तो कितना समृद्ध रहा है, हमारी वास्तुकला तो कितनी शानदार है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम इसमें पोर्शन। तो देखिए, भारतीय वास्तुकला और स्थापत्य कला की अगर हम बात कर रहे हैं, विरासतों की हम बात कर रहे हैं, तो इसके विकास को हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्राचीन भारत में वास्तुकला का विकास कैसे हो रहा है, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला कैसी थी, कौन कौन सी शैलियां विकसित होती हैं, आधुनिक कला, आधुनिक भारतीय जो काल था उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो उस आधुनिक भारतीय काल में जो वास्तुकला है उसका उत्कर्ष कैसा देखने को मिलेगा हमें। देखिए, आधुनिक टाइम की बात कर रहे हो आप, अगर मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है औपनिवेशिक काल को भी हमें यहाँ पे देखना होगा, उस चीज को भूलना नहीं है। एग्जाम्स में अगर ये प्रश्न आता है तो औपनिवेशिक काल में जो चेंजेस हुए थे, ब्रिटिशियन द्वारा जो इमारतें बनाई गई थी, स्थापत्य कला में जो योगदान दिया गया था, वो चीजें हम यहाँ जरूर मेंशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट लेके, प्राचीन भारतीय वास्तुकला का इतिहास एवं हम विरासत की बात कर लेते हैं। देखो, प्राचीन काल की तुम बात करोगे तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें 5000 साल पहले चले जाएंगे। 5000 वर्ष पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता में हम जाते हैं, जहां से हम कह सकते हैं कि भारतीय स्थापत्य कला की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई थी। क्यों हो गई थी? नगर नियोजन हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ के प्रमुख स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की बात करो, कालीबंगा की बात करो, लोथल की बात करें, तो यहाँ से प्राप्त जो अवशेष थे उनके आधार पर हम ये कह
सकते हैं कि यहाँ के निवासी महान निर्माणकर्ता या स्थापत्य कौशल के धनी थे। कहने का मतलब ये था कि यहाँ की जो नगर नियोजन थे, जो इमारतें बनाई गई थी, जो अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, उनके आधार पे हमें ये समझ आ जाता है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय हमारा देश स्थापत्य कला को लेकर के धनी रहा है। काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। देखिए, यहाँ के अगर नगर नियोजन की बात करें, निर्माण कार्य की बात करें तो उसके जो जीवंत साक्ष्य है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। सड़कों की बात करें, जैसा हमने पहले पढ़ा था, ये सारा का सारा मैटर तुम्हारा पढ़ा हुआ है। सो हम इसे एक लाइटली लुक देते हुए निकलेंगे, क्योंकि जब हमने इतिहास नामक चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो सेम चीजें पढ़ी थी। टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना है, यहाँ पे वही चीजें देखने को मिलेंगी। विशाल स्नानागार मिल जाएगा, समकोण पे काटती हुई सड़कें मिल जाएंगी, व्यवस्थित नालियां मिल जाएंगी, अन्नागार मिल जाएगा, रक्षा प्राचीर मिल जाएंगी, भवनों के प्रकार मिल जाएंगे, बनावटें मिल जाएंगी। तो वो सारी आंगन, रसोई, वो सारी की सारी स्थापत्य कला के जो नमूने हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। सो इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इतना समझ लो कि भारत में अगर बात कर रहे हो तुम स्थापत्य कला की शुरुआत की तो कहाँ पे जाओगे? सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में, यानी कि आज से 5000 वर्ष पहले की बात तुम कर लोगे। क्लियर? चलो ठीक है। देखिए, साथ ही साथ आज से लगभग 2600 वर्ष पहले बौद्ध व जैन धर्म के उद्गम ने भारत की प्रारंभिक स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भाई, बौद्ध और जैन धर्म का योगदान हमें धार्मिक स्थिति में देखने को मिल गया था, आंदोलनों में देखने को मिल गया था, धर्म में जो कर्मकांड बढ़ रहे थे उनके सुधार में, रिफॉर्म्स में देखने को मिल गया था। तो स्थापत्य कला में इनका क्या योगदान रहा? तो बच्चों, यहां से स्तूप, विहार, चैत्य, मंदिरों के जो वास्तुकला है वो आज भी हमारे लिए दर्शनीय बने हुए एक शानदार उदाहरण पेश करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, जैसे सांची के स्तूप की बात करें जो कि हमारा मध्य प्रदेश में स्टेबल कर रहा है, साथ ही साथ अगर आप दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात कर रहे हो, राजस्थान में स्टेबल कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे मंदिर, ये जो हमने देखे स्तूप, ये सारे के सारे स्थापत्य कला के उदाहरण हैं जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं भाई? जो हम कह रहे हैं बौद्ध और जैन धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। तो जैन और बौद्ध धर्म के उद्गम के साथ ही हम ये देखते हैं कि 2600 वर्ष पहले की भी अगर बात करेंगे तो भी हमें स्थापत्य कला में कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां से काम की चीज, एग्जाम्स की बात कर रहे हो तो बस बौद्ध और जैन धर्म के उद्गम के साथ में स्तूप, विहार, चैत्य और मंदिरों की वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हमें देखने को मिलते हैं, जिनके एग्जाम्पल सांची व अमरावती के स्तूप और दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है राजस्थान में है, वो हमें यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में मिल जाते हैं। याद रह जाएगी इतनी बात? चलो, तो ये याद रह गया तो काफी हुआ हमारे लिए। चलो, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मौर्य युग का महत्वपूर्ण स्थान है। जब अगर हम बौद्ध और जैन से आगे चल रहे हैं, मौर्य युग की बात करते हैं तो हमें पता है वो तो समृद्ध युग था। समृद्धि के साथ साथ मौर्य शासकों ने भी ऐसी प्रेरणाएं दी थी कि जो कलाकृतियां उनमें चेंजेस देखने को मिलता है, कई सारे निर्माण हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि पाषाण का प्रयोग, सबसे पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से हमें पाषाण का प्रयोग देखने को मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप जो कलाकृतियां बनाई गई थी वो क्या हो गई? लंबे टाइम तक स्टेबल हो गई थी, चिरस्थायी हो गई थी। भाई, वो पहले हम देख रहे थे मृद भांड बनाए जा रहे थे, वो चीजें बनाई जा रही थी जो एक उनका टाइम पीरियड स्टेबल नहीं था कि एक छोटे समय के लिए वो सुरक्षित रह पाती थी। परंतु पाषाण का उपयोग तुम करने लग गए तो कहने का मतलब क्या आ गया भाई? अब ये चिरस्थायी हो जाएगा, लंबे समय तक रह जाएगी ये चीजें। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की बात करो तुम, जब मौर्य सम्राट अशोक की हम बात करें, याद है ना, 2300 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, तो उसने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिनमें सांची, बरहूत, बोध गया, अमरावती के आलेख, ये सारे के सारे प्रमुख हैं। तो मौर्य काल को भी हम स्थापत्य कला की दृष्टि से प्राचीन परिदृश्य में, कौन से में? प्राचीन भारतीय वास्तुकला के परिदृश्य में ये कह सकते हैं कि जो मौर्य काल था वो कैसा था? समृद्ध काल रहा है। और अशोक वाला जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। देखिए, अशोक की बात करें तो अशोक के समय में लगभग 30 स्तंभों का निर्माण कराया गया था, जिनमें तुम्हें पता भी होगा, याद भी होगा, जैसे सारनाथ, सांची, लुम्बिनी, लोरिया, ये सारे स्तंभ थे। इनकी कलाकारी और पॉलिश की तुम बात करो ना तो आज भी ये हमारे सामने ऐसा हमें अचंभित कर देते हैं, इतना अच्छा नमूना पेश करते हैं।
275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारतवर्ष में गुप्त वंश का शासन आता था। तो अब जो मौर्य के आफ्टर हम चल रहे हैं, गुप्ताज में हम चल रहे हैं, तो वहां पे हमें देखने को सबसे अच्छी चीज मिलेगी, वो मिलेगी मंदिर। क्योंकि व्यवस्थित रूप से अगर मंदिर निर्माण की बात कर रहे हो तुम इतिहास में, तो हम ये कहेंगे कि 275 ईस्वी को ले लेंगे साथ में, 275 ईस्वी से शुरू होकर 550 ईस्वी तक की बात कर लें, यानी गुप्ता शासन की हम बात कर लें, तो उसमें मंदिरों के निर्माण को एक व्यवस्थित रूप प्रदान कर दिया गया था। तो स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूने यानी कि जो मंदिर थे, व्यवस्थित रूप से बनाए गए मंदिर हमें यहां देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में सांची का मंदिर की बात करो, तिंगवा की बात कर लो, या फिर हम कहें एरन का विष्णु मंदिर की बात करें, नचना का कुठार मंदिर, पार्वती का जो मंदिर है उसकी बात कर लो, बुमरा का शिव मंदिर हो, या देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो, ये पॉपुलर है, ये पूछा भी गया है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना। तो दशावतार मंदिर की तुम बात कर रहे हो, ये सारे के सारे दैट टाइमली हम कह सकते हैं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। बच्चों, गुहा स्थापत्य की बात करो, यानी गुफाओं के द्वारा स्थापत्य कला को प्रदर्शित करना, जैसे कि फॉर बाघ की गुफाओं की बात करें, मध्य प्रदेश की अजंता की बात करें, तो इन गुफाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका विकास भी गुप्त काल से माना गया है। यानी कि हम कह सकते हैं टाइम पीरियड क्या रहेगा, 275 ईस्वी से बात करेंगे, 550 ईस्वी तक की हम बात कर रहे हैं। तो वहां की जो गुप्त काल की हम बात कर रहे हैं, मंदिरों की तुम बात कर चुके हो, मंदिरों का व्यवस्थित रूप हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि यहां से हमें गुहा स्थापत्य, यानी कि हम कह रहे हैं गुफाओं के अंदर चित्रकारी वित्रकारी वो सब चीजें चलेंगी, पर गुफाओं की बनावट का जो काम है वो यहां से शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां से बाघ की गुफाओं की बात कर लो, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाओं की बात कर लें, उड़ीसा की उदयगिरी गुफाओं की हम बात कर लें। उड़ीसा का जो उदयगिरी गुफाएं हैं, बाकी सब तुम मेनली पढ़ लेते हो, ये वाला तुम्हें फर्स्ट टाइम मिला होगा तो इसको तुम अच्छे से याद रख लेना, है ना। एग्जाम्पल्स मेंशन करने के लिए हमारे बहुत काम आने वाली ये चीजें। अब प्रश्न सुनो यहां से कैसे बन सकता है स्टेट ओपन की। अगर स्टेट ओपन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे अगर वन लाइनर क्वेश्चंस पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है किसी पर्टिकुलर पैलेस को उठाएगा, किसी पर्टिकुलर गुफा को उठाएगा, पर्टिकुलर मंदिर को उठाएगा, उसकी लोकेशन पूछ सकता है। क्लियर हो गया, मैच करवा सकते हैं। ठीक है भाई, एक तरफ हमारे पास में स्थापत्य कला के उदाहरण होंगे, दूसरी तरफ उनके स्थान होंगे, हमें क्या करना होगा, उन्हें मैच करना होगा। तीसरा जो टाइप्स का प्रश्न यहां से बन सकता है वो बनेगा हमारा सीधा सीधा टाइटल बेस्ड क्वेश्चन। टाइटल बेस्ड कैसे कि भाई प्राचीन भारतीय वास्तुकला का इतिहास एवं इसकी जो विरासत है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या विस्तार से समझाइए। दोनों प्रश्न बन गए, तो उनमें क्या करना होगा, उनमें हमें ये सारा का सारा मैटर तैयार करके लिखना होगा। क्लियर हो गया, चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 7वीं सदी की। देखो 7वीं सदी से अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय स्थापत्य कला में एक नवीन मोड़ आ गया था उस समय। क्यों आ गया था, क्योंकि मंदिर वास्तुकला के निर्माण की जो 3 शैलियां थी वो 7वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि विकसित हो गई थी। और ये तीनों की तीनों शैलियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यहां से चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है स्थापत्य कला में, और वो भी किसमें, मंदिर वास्तुकला निर्माण में। तो यहाँ की 3 शैलियां, उत्तर भारत में तुम जा रहे हो तो उत्तर भारत में वास्तुकला की नागर शैली हमको देखने को मिलेगी। मध्य भारत की तुम बात करोगे तो वहां पर बेसर शैली हमको देखने को मिलेगी। और अगर द्रविड़ की ओर जा रहे हो यानी दक्षिण की ओर जा रहे हो तो वहां पर हमें देखने को मिलेगी द्रविड़ शैली। और द्रविड़ लैंग्वेजेस तो 4 है ना, पता है ना, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, वो भी याद रख लेना, उसका साहित्य तुम देख लेना, है ना। द्रविड़ से बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिल जाते हैं हमें कई बार। तो देखिए उत्तर भारत में नागर, मध्य भारत की बात करो बेसर, और दक्षिण भारत की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मंदिर निर्माण की जो वास्तुकला की शैलियां थी उसमें हमें द्रविड़ शैली देखने को मिल जाती है। और ये सारा का सारा चेंजेस कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, 7वीं सदी से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, प्राचीन भारत में बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके वे तराश करके मंदिरों का निर्माण किया गया था। और तुम कुछ ऐसे मंदिर भी देखोगे आगे एग्जाम्पल के तौर पे जो एक ही पत्थर को तराश करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए उन मंदिरों के बारे में भी हम जान लेंगे। तो देखिए, राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर, पल्लव शासकों द्वारा निर्मित महाबलीपुरम का रथ मंदिर एक ही पत्थर को तराश करके बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि इन पत्थरों को तराश करके मंदिरों का निर्माण कराया गया। और ये मंदिर कुछ यहाँ है, जैसे राष्ट्रकूट द्वारा जो एलोरा का कैलाश मंदिर की बात कर लो, पल्लव शासकों की बात कर रहे हैं तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उसकी बात कर लो। ये दोनों के दोनों मंदिर एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करते हैं कि ये दोनों मंदिर क्या कर रहे हैं कि केवल एक ही पत्थर को तराश करके बनाए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बड़ा सा चट्टान लिया गया और इन मंदिरों का निर्माण कर दिया गया। इसको तुम सरल लैंग्वेज में ऐसे समझो। ठीक है,
मंदिर निर्माण में अगर हम बात करें तो चोल शासकों द्वारा तमिलनाडु में निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, चिदंबर मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर प्रमुख हैं। यहाँ मंदिरों की बात इसलिए की है, जब हम 7वीं सदी की बात कर रहे हैं तो 7वीं सदी में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो शैलियाँ थी वो 3 पार्टीशन में डिवाइड हो जाती हैं। नागर देखते हैं, बैसर देखते हैं, द्रविड़ देखते हैं और फिर उन्हीं के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि इतने सारे मंदिर के निर्माण कर दिए गए थे। ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो प्राचीन अगर भारतीय वास्तुकला के इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गुफा स्थापत्य को हम ले लेंगे, जो स्तूप जो हम कह रहे हैं चैत्य विहार थे उनको हम ले लेंगे, मंदिरों को हम ले लेंगे। तो इन सब चीजों को आपको टच करना होगा। क्लियर हो गया। और शुरुआत कहां से करोगे? शुरुआत करोगे तुम लगभग 5000 वर्ष पहले से, सिंधु सरस्वती सभ्यता से। ठीक है, चलिए इसके बाद में देख लेते हैं हम हमारा अगला टॉपिक, यानी कि मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला। देखो जब प्राचीन की हम बात कर चुके हैं, यानी कि हमने देख लिया एक हम कह सकते हैं कि इसको हम इन शॉर्ट समझे तो हमने सभ्यता काल से शुरू किया, मौर्य, गुप्ताज और उसके बाद के जो शासक थे वहां तक के काल को हमने देख लिया। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सल्तनत से स्टार्ट होंगे। एंड इन मोटा मोटी हम ये समझ पा रहे हैं कि सुल्तानों का जो काल है, मुगलों का जो काल है, उसके दौरान जितना भी स्थापत्य कला निर्मित हुआ है वो सारा का सारा हमें यहाँ मेंशन करना होगा। समझ रहे हो ना मध्यकाल का मतलब? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 13वीं शताब्दी में तुर्की के आगमन के साथ फारस, अरब और मध्य एशिया की वास्तुकला की जो शैलियां थी उनका आगमन भारत में हो जाता है, क्योंकि ये वही टाइम ऑफ पीरियड था जब बाह्य आक्रांता भारत में प्रवेश कर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ क्या क्या लाएंगे? फारस, अरब और मध्य एशिया की जो वास्तुकला की शैलियां हैं वो अपने साथ में लाएंगे और इनका प्रभाव हम देखते हैं कि हमारी जो शैलियां थी उन पर देखने को मिल जाता है। अगर तुम इस जो तुर्की आक्रमण के साथ में ये जो शैली आई है, जो मिक्सअप शैली विकसित हो रही है, इसकी तुम बात कर रहे हो तो इसकी क्या क्या विशेषता है? इसकी विशेषता होगी गुंबजों का निर्माण स्टार्ट हो गया था। गुंबज समझ रहे हो ना? ऊपर हम देखते हैं वो गोलाकार कई चीजों में होता है ना, देखा होगा तुमने वो गोलाकार जो आकृति होती है गुंबज टाइप, उस वो निर्माण में देखने को मिल जाता है। ऊंची ऊंची मीनारें बनने लग जाती है। ताजमहल देख लो, याद कर लो, मीनारें होती है उसके चारों तरफ, है ना? तो उसी प्रकार हम बात करें मेहराबों की बात कर लें, मेहराब में डाटदार छतों की बात कर लें, तो ये सारे के सारे चेंजेस हमें इस स्थापत्य कला में देखने को मिल जाते हैं, जो कि 13वीं शताब्दी में तुर्की जो आक्रांता आए थे उनके आगमन के साथ विकसित हुई थी। तो ये चारों पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने भाई। जो हम कहें कि 13वीं शताब्दी के बाद में जो मिक्सअप शैली आई उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या थी, ये पाठगत प्रश्नों में हमें देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये प्रश्न आ सकता है। गुंबजों की बात करेंगे, ऊंची ऊंची मीनारों की बात करेंगे, मेहराबों की हम बात कर लेंगे और जो मेहराबी डाटदार छतें हैं उनकी हम बात कर लेंगे। तो ये सारा का सारा मैटर हमें वहां ध्यान रखना है। ठीक है, शासकों द्वारा बनाए गए जो महल मस्जिद थे, हम कहें मीनारें थी, है ना, और वो इबादत खाने, जो दीवाने आम दीवाने खास, ऐसे जो मैटर्स थे वो सारे के सारे इस समय हमें देखने को मिल जाएंगे और उनमें ये सारा का सारा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। वही गुंबज भी दिख जाएंगे, मीनारें भी दिखेंगी उनके साथ साथ, है ना, मेहराब भी दिखेंगे और मेहराबी जो डाटदार छतें हैं वो भी हमें देखने को मिल जाएंगी। बच्चों साथ ही साथ अगर बात करें तो इन इमारतों पर भारतीय कला और परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा, इसलिए जिस नवीन स्थापत्य कला का विकास हुआ वो न तो पूर्णतया भारतीय कहलाएगी भाई और ना ही वो पूर्णतया बाहरी कहलाएगी, वो इसका एक मिला जुला था, क्योंकि विदेशी जो तुर्क और मुगल शासक थे उन्होंने भारतीय शिल्पकारों से कार्य करवाया था जो बहुत कुशल कलाकार थे और पहले ही बहुत सुंदर इमारतें बना चुके थे। अब जाहिर सी बात है भाई, मैं एक अच्छा कलाकार हूं, मैं एक शैली जानता हूं और आप मेरे से काम करवा रहे हो और आप एक अन्य शैली जानते हो, तो आप क्या करोगे? आप मुझे बताओगे नहीं यार इसको आप ऐसा नहीं ऐसा बनाओ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस लेवल पे मुझे जो नॉलेज होगा उसका भी उपयोग करूंगा। तो इन दोनों का प्रभाव, इन दोनों का मिला जुला प्रभाव हमें यहां देखने को मिल जाता है मध्यकालीन भारत की बात करें तो स्थापत्य कला को लेकर के। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर मध्यकालीन वास्तुकला की तुम बात कर रहे हो ना, तो इसे समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, इसको हम 3 पोर्शंस में बांट सकते हैं। कितने पोर्शंस में बांट सकते हैं भाई? 3 पोर्शंस में बांटेंगे। सल्तनत कालीन वास्तुकला की बात करेंगे। अगर टाइम ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं, 13वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा था, तो यहां पे हम स्टार्ट हो जाएंगे 1206 से 1525 तक, सल्तनत काल की बात कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम आएंगे मुगल एम्पायर के साथ में, तो वहां पे हमें बात कब की करनी होगी? 1526 से शुरू हो जाएंगे हम, और 1526 से लेके हम 1707 तक की बातें कर लेंगे। और उसके बाद में हम क्षेत्रीय शासकों की जो वास्तुकला है, जैसे लाइक विजयनगर की बात करें, बंगाल, गुजरात, बहमनी, जयपुर, जोधपुर, इनकी बात करें, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमें क्षेत्रीय शासकों की जो वास्तुकला है उस पोर्शन में समझने में मिल जाएगी। तो देखो
अगर सल्तनत काल की बात कर रहे हैं यानी 1206 से 1525 में जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात क्या देखोगे कि गुलाम वंशीय शासकों के समय वास्तुकला कैसी थी। इस समय हमें वो सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी, कुतुबुद्दीन ऐबक भी मिलेगा, सब चीजें मिल जाएंगी। खिलजी की बात करेंगे तो खिलजी कालीन इमारतों की कैसी संरचनाएं थी, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तुगलक की बात कर लेंगे, लोधियों की बात कर लेंगे। तो ये सारा का सारा पोर्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सल्तनत कालीन वास्तुकला में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1525 के बाद में 1526 में एंटर कर रहे हैं, तो यहां से हम कहेंगे कि अब हमें मुगल कालीन वास्तुकला को देखना है, और उसमें हम सबसे पहले बाबर से स्टार्ट करेंगे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और 1707 की बात खत्म कर रहे हैं ना, तो यहां पे हम औरंगजेब पे आके रुक जाएंगे। क्लियर हो गया। और अगर क्षेत्रीय शासकों की वास्तुकला की हम बात करेंगे तो विजयनगर को लेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आएगा। बंगाल जो कि स्थापत्य कला को लेकर के औपनिवेशिक टाइम में भी हम देखेंगे, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, ये सारा का सारा पोर्शन क्या करता है, डेवलप करता है। तो यहां पे अगर क्षेत्रीय शासकों की बात कर रहे हो तो विजयनगर लोगे, बंगाल लोगे, गुजरात लोगे, बहमनी लोगे, जौनपुर लोगे, और राजस्थानी स्थापत्य कला को भी तुम इंक्लूड कर लोगे। राजस्थानी स्थापत्य कला की जब तुम बात करोगे तो वहां पे हम देखेंगे जो हवेलियां हैं, छतरियां हैं, जो शासकों द्वारा बनाए गए महल वगैरह हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ देख लेंगे। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना काम का है कि मध्यकालीन वास्तुकला को समझने की दृष्टि से या अध्ययन की सुविधा से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और आप ये टेबल बना सकते हो, चाहे वो आपका निबंधात्मक प्रश्न हो, चाहे आपका वो लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, ऐसा का ऐसा टेबल आप मेंशन कर सकते हो जाएगा इतना काम। ठीक है, बहुत ईजी है। सल्तनत में चारों सुल्तान ले लोगे, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक और लोधी ले लोगे। उसके बाद में जब तुम मुगल काल में आ रहे हो तो शासक ले लोगे, 6 के 6 मैन शासक, जैसे बाबर, हुमायूं की बात करो, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की बात कर लोगे, और क्षेत्रीय तुम्हें इजीली पता ही है। क्लियर हो गया। चलो भाई, इसके बाद में देखो आगे हम बात कर लेते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात कर रहे हो तो 1206 में प्रवेश कर जाओ। कुतुबुद्दीन ऐबक आ रहा है, गुलाम वंश आ रहा है, तो इनके समय में क्या हो रहा है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बन रही है, 2.5 दिन का झोपड़ा बन रहा है, कुतुब मीनार, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण। तो ये सारा का सारा स्थापत्य कला का एग्जाम्पल कहां से मिल रहा है, दिल्ली सल्तनत के जो हम कह रहे हैं गुलाम वंश का काल है, उस समय से हमें ये मिल रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1206 से। अब देखो खिलजियों की तुम बात करोगे, जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को बड़ा करवाया। भाई बना तो कौन गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक बना गया था, और उसको हम कहते हैं रिफॉर्म करवाया, उसमें कुछ चेंजेस करवाया, उसको रीजनरेट करवाया, और साथ ही साथ मस्जिद की 4 दीवारी बना करके द्वार बनवाया, जिसे अलाई दरवाजा कहा जाता है। और ये अलाई दरवाजा है, इतना बेजोड़ कारीगरी का नमूना हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी मध्यकालीन अगर स्थापत्य कला की तुम बात कर रहे हो तो अलाई दरवाजा का नाम हम कह सकते हैं कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के साथ में बड़ी इजीली मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, मोहम्मद तुगलक व फिरोज तुगलक के समय विभिन्न मकबरे, मस्जिद, नगर और किलों का निर्माण हुआ। अफगान शासन के दौरान दिल्ली में इब्राहिम लोदी का मकबरा, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का, ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, ये याद करो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सीधा सीधा कि भाई शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, और आंसर क्या था वहां पे, सासाराम बिहार। क्लियर रहेगा। तो ऐसे मैंने कह रहा था जैसे अप्रोच क्या कह रही चैप्टर की कि सीधा सीधा प्रश्न होगा कि भाई जगह का नाम देगा और ये पूछ लेगा क्या फेमस है, या फेमस चीज का नाम देगा पूछेगा कहाँ है। तो बस इसी टाइप के छोटे क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। मुगलों के आगमन से स्थापत्य कला में एक नवीन युग की शुरुआत हो जाती है, और मुगल शैली क्या करती है, भारतीय शैली से इंक्लूड हो जाती है। और हम देखते हैं इसका जो सबसे ज्यादा वर्चस्व देखने को मिलेगा वो हमें अकबर के शासनकाल में देखने को मिलेगा। वहां क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी हम देख लेंगे। देखो कला की जब हमने बात की थी, तुम्हें याद होगा कला में क्या था, ये चित्रकारी वगैरह को ये मान्यता नहीं दे रहे थे इस्लाम में, परंतु फिर भी यहाँ पर कई सारे चित्रकार संरक्षण प्राप्त कर चुके थे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, उसने ग्वालियर के हिंदू शासक मानसिंह एवं विक्रमजीत के महलों के प्रभाव में भवन बनाए। मुगल काल की अगर तुम बात कर रहे हो यानी 1526 से हम कहें मेनली अगर मोस्टली हम देख रहे हैं, मोस्टली हम चलते जा रहे हैं तो 1857 तक तुम आके रुक जाओगे। ठीक है, जफर साहब तक आके तुम रुकोगे तो उसमें हम देखेंगे भवनों का जो निर्माण किया गया वो बहुत ही बड़े पैमाने पे किया गया, और ये बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग। और ये जो संगमरमर है ना, ये कहाँ आएगा, शाहजहां के टाइम ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा। आगे हम इसको देख लेंगे, कुछ इमारतें निकल करके आएंगी यहाँ से। अकबर के शासनकाल की अगर तुम बात कर रहे हो तो आगरा व फतेहपुर सीकरी के किलों का निर्माण यहाँ हमें देखने को
मिल जाएगा। बच्चों इसके साथ साथ देखो फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है मुगल साम्राज्य की शान शौकत का प्रतिबिंब था। तुम्हें ये याद नहीं रखना, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हो एग्जाम्पल में बुलंद दरवाजा जो कहाँ है फतेहपुर सीकरी है, वो सीधा सीधा मेंशन करोगे। इसके साथ साथ देखोगे सलीम चिश्ती का मकबरा दिखेगा, इबादत खाना, बीरबल आवास, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारी की सारी जो स्थापत्य कला के उदाहरण है वो हमें यहाँ मध्यकाल में देखने को मिल जाते हैं। अब मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल से स्टार्ट हो जाता है संगमरमर का काम, जो हमें लास्ट मुगलों तक देखने को मिलता ही जाएगा और एक से बढ़कर के एक मॉन्यूमेंट्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर जहांगीर की बात कर रहे हो तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा, अहमदुल्ला का मकबरा, ये सारे के सारे जो मकबरे बनाए गए वो किस में बनाए गए भाई, संगमरमर में बनाए गए। इसके बाद में दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर लो, लाल किले की बात कर लो, आगरे का ताजमहल की बात कर लो, दीवाने आम की बात कर लो, इन प्रसिद्ध भवनों का निर्माण भी किस टाइम ऑफ पीरियड में हो रहा है भाई, मध्यकाल में हो रहा है। और मध्यकाल के 3 पोर्शंस में हो रहा है, सल्तनत में हुआ, मुगलों में हुआ और क्षेत्रीय राज्यों की सहायता से हो रहा है। अब औरंगजेब की बात करो तो इस समय भी काफी सारे मकबरे और मस्जिद बनाए गए थे। और आपको याद होगा मुगलों की जब हमने बात करी थी मुगल एम्पायर्स की, तो औरंगजेब पे हम रुक गए थे 1707 पे। एक बार स्टॉप कर लेते हैं इसको यहीं। इसके साथ साथ देखिए बंगाल, गुजरात और दक्कन में क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना के साथ ही वहां की जो अपनी लोकल शैली थी उसमें कई सारी इमारतें बनाई गई। अगर तुम बात कर रहे हो ना द्रविड़ की, दक्षिण की, तो देखो 600 वर्ष पहले हिंदू राज्य विजयनगर के राजाओं ने अपने राज्यकाल में बहुत सुंदर सुंदर भवन और मंदिर बनवाए थे। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल निकल कर आता है हम्पी का विठल स्वामी का मंदिर ले लो, हजारा राम जी का मंदिर ले लो, महानवमी डिब्बा ले लो, कमल महल ले लो। ये सारे के सारे स्मारक हम कह रहे हैं किस में आ रहे हैं, हमारे क्षेत्रीय शैलियों के एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, क्षेत्रीय शैलियों की। क्लियर हो गया ना, तीनों के तीनों पोर्शन क्लियर हो गए भाई मध्यकालीन स्थापत्य कला को लेकर के, है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए हम बात कर लेते हैं मालवा में होशंग शाह के मकबरे में पीले और काले रंग के संगमरमर पर जड़ाऊ काम। मांडू में जामा मस्जिद की बात कर लो, हिंडोला महल की बात कर लो, जहाज महल की बात करें, बीदर का महमूद खां का मदरसा, बीजापुर में इब्राहिम रोजा, गोल गुंबज, गोलकुंडा का दुर्ग, जौनपुर के सरकी शासकों द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद और उसका गुंबज देख लो, जालीदार दीवार इत्यादि जो सब चीजें हैं वो हमारी क्षेत्रीय वास्तुकला को आज भी जीवंत रख रखी हैं। और ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसको बिलोंग करेगा, क्षेत्रीय शासकों द्वारा स्थापत्य कला में योगदान को। तो इतना ज्यादा तुम्हें मेंशन नहीं रखना, यहां से प्रश्न सीधा सीधा उठता है तो तुम क्या करोगे, बस कुछ एग्जाम्पल उठा लोगे। विजयनगर को उठा लेना, हम्पी का विठल स्वामी मंदिर ले लेना, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मालवा से उठा लेंगे हम, साथ ही साथ गोलकुंडा के दुर्ग को उठा लेंगे। तो ऐसे 2-4 एग्जाम्पल्स हमें माइंडली याद होने चाहिए ताकि हम वहां पे राइट कर सके। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे अंतिम पॉइंट यानी कि औपनिवेशिक स्थापत्य कला, जिसे हम आधुनिक भारतीय शहरों के नाम दे सकते हैं। यानी कि देखो जब हम ब्रिटिशियंस की बात कर रहे हैं मध्यकाल के बाद में, अगर हम औपनिवेशिक स्थिति में जा रहे हैं तो वहां पे स्थापत्य कला का स्वरूप कैसा था, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, वो सारा का सारा मैटर यहां से निकल करके आएगा। तो देखिए अगर 17वीं और 18वीं सदी की तुम बात करो तो जो यूरोपीय व्यापारी थे, लाइक पुर्तगालियों की बात करी, डचों की कर लो, फ्रांसीसियों कर लो, अंग्रेजों की कर लो, ये सारे के सारे क्या थे भाई, यूरोपीय व्यापारी तो थे। ये सब भारत में आते हैं और आपसी संघर्ष करते हैं कई सालों तक, ये कोई ध्यान नहीं देते कि इधर केवल क्या काम कर रहे थे, अपना व्यापार का काम कर रहे थे। और इन्होंने हाँ कुछ कार्यालय जरूर बनाए थे उस समय, ऑफिसेज जरूर बनाए। अब विभिन्न शहरों को क्या करना था, इनको नियोजित करना था। तो सबसे पहले अगर तुम बात करोगे तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता की नगरीय योजनाओं की बात कर लो, क्योंकि इन्होंने इन तीनों को हम कह सकते हैं प्रेसिडेंसी नगर के रूप में विकसित किया था। क्लियर। कहां कहां देखेंगे अब चेंजेस, बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, और यहां ही क्यों, इसका भी हमें जवाब मिल जाएगा। तो देखो बच्चों 20वीं सदी के प्रारंभ में बंबई, कलकत्ता और मद्रास जो औपनिवेशिक प्रशासन था, व्यापार और उद्योगों के लिए जाने जाने वाले महत्वपूर्ण नगर थे, ये काफी पॉपुलर हो रहे थे। तो अंग्रेजों ने अपना सारा ध्यान इन नगरों की ओर लगाना शुरू किया। कुछ स्थान जैसे कलकत्ता में डलहौजी स्क्वायर की बात करो, मद्रास में फोर्ट स्ट्रीट मार्ग की बात करें, दिल्ली में कनॉट पैलेस की बात कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या थे, उस समय ब्रिटिशियंस के, अंग्रेजों के निवास स्थान हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है वो एक तरीके से यहाँ के किंग थे।
तो वो रह रहे थे, तो वैसा स्थान कैसा होगा, डेवलप होगा ना, वहाँ पे हमें अच्छे-अच्छे स्थापत्य जो नमूने थे वो देखने को मिल जाएँगे। चेन्नई जिसे मद्रास भी कहा जाता है, अब तमिलनाडु प्रदेश की जो राजधानी है, भारत के 4 महानगरों में से एक है। और अगर चेन्नई की तुम बात कर रहे हो ना, तो यह शहर सेंट जॉर्ज किले के चारों ओर विकसित हुआ था। सेंट जॉर्ज जो किला है उसके चारों ओर इसे विकसित किया गया। और साथ ही साथ देखो 1892 ईस्वी में बना उच्च न्यायालय भवन, जिसमें अलंकृत गुंबद और गलियारे नवीन स्थापत्य शैली के उदाहरण माने गए। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल निकल कर आएगा हमारा हाईकोर्ट का। कहाँ के हाईकोर्ट की बात कर रहे हो तुम भाई, मद्रास के हाईकोर्ट की बात कर रहे हो। क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ आपका गुंबद और गलियारों के लिए ये प्रसिद्ध आ रहा है। इसके अलावा अगर बात कर रहे हो तो सेंट जॉन्स के चर्च को मेंशन कर दो, इसमें चौड़े चौड़े गॉथिक मेहराब है। अब ये गॉथिक क्या चीज है, एक बार नॉलेज के लिए देख लो तुम, गॉथिक होता क्या है। गॉथिक का मतलब है कि गॉथिक कला से अभिप्राय है तिकोने मेहराबों वाली यूरोपीय शैली है, जिससे इमारतों के विशाल होने का आभास होता है। यानी ये विशाल होती नहीं है, पर ऐसा लगता है कि हूज टाइप बनाया गया है। और ये कैसे पोर्शन पे काम करेंगे मेहराब, इसके तिकोने पोर्शंस पे काम करते हैं। किस पोर्शंस पे काम करेंगे, तिकोने पे, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे शीशे की नक्काशी भी करी गई है, शीशे की खिड़कियों का यूज किया गया, वो सारे के सारे अलंकृत करने के लिए किए गए थे। एक ही मैन फैक्ट निकल करके आता है, वो है हमारा गॉथिक मेहराब, ठीक है। चलिए, कलकत्ता में 1774 की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हो जाता है। 1911 तक ये भारत की राजधानी भी रह चुकी है ब्रिटिशियंस में। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हुगली नदी है उस पर हावड़ा का ब्रिज हमें देखने को मिल जाएगा। और ये क्या किया गया, एक बहुत ही ज्यादा व्यस्तम वो हम कह सकते हैं ब्रिज भी है। और ये एक उत्कृष्ट नमूना है जो किस पे बनाया गया है, ये ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर खड़ा हुआ है। साथ देखो उत्तरी कोलकाता में 1835 की तुम बात करो तो मार्बल पैलेस बना हुआ है, जो आज भी एक महत्वपूर्ण संग्रहालय का स्थान लिए हुए स्टेबल है, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ अगर आधुनिक स्थापत्य या औपनिवेशिक स्थापत्य कला की हम बात करेंगे तो फोर्ट विलियम का जो किला है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, ईडन गार्डन क्रिकेट क्लब की बात कर लो, लेखकों का भवन कर लो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हमारे सामने निकल करके आते हैं। बंबई वर्तमान में महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी तथा एक महानगर है। यहाँ की जो औपनिवेशिक स्थिति ऐसी थी कि जितने भी भवन बनाए गए, लाइक सचिवालय की बात करो या वहाँ के काउंसलिंग हॉल की बात करें, हम एल्फिस्टन चर्च की बात, कॉलेज की बात करें, विशाल रेलवे स्टेशन की बात करो, विक्टोरिया टर्मिनल की बात करें, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करो, तो ये सारा का सारा जो बंबई से रिलेट है, ये हम कह सकते हैं एक वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हमारे सामने निकल करके आते हैं। तुम्हें बस तीनों शहरों को पकड़ लेना है भाई, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, और इनसे जो जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको मेंशन करते जाना, तुम्हारा पैरा तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो देखिए, इसके साथ साथ अगर दिल्ली में तुम जा रहे हो तो संसद भवन, कनॉट प्लेस, राष्ट्रपति भवन, ये प्रमुख मान लो। वास्तुकार लुटियंस की तुम बात करो, जिसने कि राष्ट्रपति भवन की हम कह रहे हैं नक्शा बनाया था, ये क्या कर रहा है, ये भूतपूर्व ब्रिटिश वायसराय का निवास भी रह चुका है। कौन, राष्ट्रपति भवन। और ये बना हुआ कैसे है, लाल पत्थरों से बना हुआ है। इतनी सब बातें तुमसे नहीं पूछता, तुम्हें सीधा सीधा यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया है, शिल्पकार कौन था, उसका हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर कौन था। तो वो सारी चीजों में एक ही आंसर निकल करके आ रहा है, और वो है हमारा लुटियंस। क्लियर। 1911 की बात करो, दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेते हैं, तो कनॉट प्लेस की तुम बात करोगे जो एक व्यापारिक केंद्र रह चुका है यहाँ पे। क्लियर। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अगर औपनिवेशिक स्थापत्य कला की हम बात कर रहे हैं, यानी आधुनिक भारतीय शहरों की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बंबई, कलकत्ता और हमारा मद्रास को टच करते हुए हम दिल्ली की साइड ले सकते हैं। क्लियर। ये सारे एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने हैं, मोस्टली याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, अगर दिल्ली की बात करो तो राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक केंद्र है आज भी। और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे पुल वगैरह, सुंदर सुंदर उद्यान, ऊंची ऊंची इमारतें, उच्चायुक्तों के कार्यालय, ये सब चीजें हैं। तो ये सारा का सारा मैटर हमारे कोई काम का नहीं है ना। तुम्हें बस वो जो पीछे कनॉट पैलेस वगैरह के एग्जांपल्स है वो ध्यान रखना है, बाकी सब तुम छोड़ सकते हो। क्लियर हो गया। चलो भाई ठीक है, तो अब पाठगत प्रश्नों को ले लिया जाए। तो हमारा पहला पाठगत प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता में वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं बताइए। भाई सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हो, वास्तुकला की बात कर रहे हो, एक ही विशेषता एक लाइन में खत्म करो कि यहाँ की जो नगरीय योजना थी वो सबसे बेस्ट थी। बात खत्म हो गई। ना तुम्हें यह लिखना है सड़कें समकोण पे काट रही हैं, ना तुम्हें लिखना है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, बस एक ही लाइन मेंशन करोगे कि यहाँ की जो नगरीय योजना है वो दी बेस्ट है। क्लियर।
चलो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित कौन सी वास्तुकला है जो आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक है। अरे भाई, उन्होंने क्या क्या बनाया, बौद्ध व जैन की बात करें तो भाई स्तूपों को लेंगे, चैत्यों को लेंगे, विहारों को लेंगे, मंदिरों को लेंगे, और ये सारे के सारे सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मेंशन कर दोगे चारों चीजें, इजी था। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण बताइए। अरे भाई, गुप्त काल की बात करोगे तो इसी समय से तो स्टार्ट हो गया था क्या, मंदिरों को व्यवस्थित रूप से बनाना, यानी मंदिरों के निर्माण की जो शैलियां थी वो व्यवस्थित ढंग से यहां से शुरू हो गई थी गुप्तास के टाइम में। तो हम यहाँ पे मंदिर निर्माण इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, चलो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, चोल शासकों ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया। भाई, चिदंबर मंदिर उठा लो, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर उठा लो, ये सारे के सारे किसने बनवाए, चोल शासकों ने बनवाए थे। पल्लव और राष्ट्रकूटों के मंदिरों को भी तुम याद रख लेना साथ के साथ में, है ना भाई। यहां अगर चोल दिख रहा है, हो सकता है एग्जाम्स में हमें पल्लव और राष्ट्रकूटों के बारे में पूछा जाए। चलो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तुर्की स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं। अरे भाई, तुर्की की बात कर रहे हो, फारस, अरब, ये सारा का सारा इंक्लूड हो रहा है इंडियन शैली के साथ में। तो क्या होगा, 4 चेंजेस देखने को मिलेंगे, और वो चारों चेंजेस क्या क्या थे, गुंबज, ऊंची ऊंची मीनारें, मेहराब और मेहराबी डाटदार छतें, ये चारों के चारों मेंशन कर देना, और यही इसकी प्रमुख विशेषताएं। और मैंने उस समय भी कहा था ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आ सकता है। तो देखो, बन गया ना प्रश्न अच्छा सा। चलो भाई, इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अकबर के समय होने वाले 4 निर्माण कार्य। अरे कितने सारे थे, कोई भी 4 उठाओ और तुम यहाँ मेंशन कर दो, चाहे वो आगरा का किला हो, बुलंद दरवाजा हो, सलीम चिश्ती का मकबरा हो, इबादत खाना हो, वो सारे के सारे तुम यहाँ मेंशन कर सकते हो गया। चलो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मद्रास में स्थित प्रमुख भवनों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, कुछ आइडिया लगा पाठगत प्रश्न क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई इस चैप्टर में से अगर छोटा प्रश्न आ रहा है तुम्हारे स्टेट ओपन में, तो वो आएगा जस्ट ऐसा ही कि भाई किसी जगह में क्या क्या प्रसिद्ध है वो चीज पूछ सकता है, या कोई प्रसिद्ध जो चीज है वो कहां से बिलोंग कर रही है, बस वो ऐसा पूछ सकता है, और कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। तो मद्रास की बात कर रहे हो, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हो, सेंट जॉन्स की जो चर्च है उसकी बात कर लो, तो वो सारी चीजें हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, बंबई के किन्हीं 2 ऐतिहासिक भवनों के नाम। अरे भाई, सचिवालय और गेटवे ऑफ इंडिया, सीधा सीधा 2 ही पूछा है, 2 के 2 मेंशन कर दो, सचिवालय कर दो और गेटवे ऑफ इंडिया कर दो। तो देखो बच्चों, आपने ये था हमारा पोर्शन कला को लेकर के कि भारत में अगर स्थापत्य कला की हम बात करें एट लास्ट, तो वो किस पोर्शन में हम समझ सकते हैं। स्थापत्य कला के तीनों स्वरूपों को हमने देखा, प्राचीन, मध्यकालीन, औपनिवेशिक भारतीय शहरों को हमने देखा, आधुनिक शहरों को। तो इस प्रकार से हम ये समझ पा रहे हैं कि स्थापत्य कला का जो हमारा भारत को रिलेट करके टॉपिक था वो क्लियर हो गया। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, जहां हम बच्चों कोशिश करेंगे राजस्थान को लेकर के स्थापत्य कला, या हम ये कहें राजस्थान को लेकर के जो सारी की सारी कला शैलियां हैं वो क्या मैसेज देती हैं, कौन कौन से निर्माण करवाए गए, क्या क्या पॉपुलरिटी है, कौन सी नृत्य शैलियां यहाँ प्रसिद्ध होंगी, इन सब की चर्चाएं हम हमारे इस पाठ के अंतिम भाग में, यानी कि हमारा जो भाग संख्या 3 होगा उसमें करेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।